हे गाइस। सो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आज जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो एज वी नो दैट दिस इज वन ऑफ द बेसिक और यू कैन से द इट्स a general part of business law. We have n number of business laws, but I just want to tell you one thing. जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो बेसिक 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 लॉ का पार्ट, वो सबसे बेसिक लॉ का पार्ट है कि जब हम लॉ पढ़ना शुरू करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे फर्स्ट हम लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही पता होना चाहिए कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो हमारे लिए जो फर्स्ट बेसिक यदि मैं लॉ की बात करता हूं, सो विच इज नन अदर देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग आप लेवल्स में कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, वेदर यू आर डूइंग सीए सीएस एंड सीएमए वट एवर इट इज। किसी भी मैं प्रोफेशन की यदि मैं बात करूं तो समहाउ कहीं ना कहीं हर एक एक प्रोफेशन में ये वाला पार्ट समहाउ कहीं ना कहीं पढ़ाया जाता है और पढ़ते भी हैं बच्चे, क्योंकि बेसिक हम लोगों को लॉ सबसे पहले यदि पढ़ना भी यदि है तो वो आपका जनरल लॉ का पार्ट होता है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इट्स ए पार्ट ऑफ द जनरल लॉ। तो अब हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात यहाँ पे करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू द टर्म ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कुछ टर्म जो आप लोगों को क्या करने हो, जस्ट ट्राई टू रिटेन इट। जब हम लोग लॉ की बात करते हैं, जब हम लोग लॉ पढ़ने की बात करते हैं, तो लॉ में हमेशा हम लोग दो डिफरेंट नेचर के लॉस की बात करते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक, एज वी नो दैट। क्योंकि जैसे मैंने अभी यहां पे बताया आप लोगों को कि जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, एंड ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट किसका पार्ट है? इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ यू कैन से द जनरल लॉ। इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ द जनरल लॉ। तो जब हम लोग लॉ की बात करते हैं, जब हम लोग लॉ की बात करते हैं, law always having two different parts, and the first part which is known as general law, and second you can say the special law. तो कुछ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे क्लेरिफाई करता हूँ इस चीज के रिगार्डिंग। तो जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ, सर जनरल लॉ किसको बोला जाता है? कि सर जब ऐसा कोई भी लॉ विच इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ओवर ईच एंड एवरी नेचर ऑफ एक्टिविटी, ईच एंड एवरी नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, देन इट इज अ पार्ट ऑफ द जनरल लॉ। तो इसका मतलब है लॉ which is going to be applicable over each and every act, that is activity, or you can say the transactions. तो जब हर एक एक नेचर के एक्ट पे, हर एक एक नेचर के ट्रांजेक्शन पे यदि कोई लॉ अप्लाई होगा तो दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू कैन से द जनरल लॉ। ये आप लोगों को आज के बाद अपने स्टेट ऑफ माइंड में क्या करना है, फ्रेम कर लेना है अपने स्टेट ऑफ माइंड में। यू जस्ट कीप इट सो दैट के आगे आप जितने भी लॉस पढ़ेंगे सो दैट यू कैन इजीली डिफरेंशिएट सर जनरल लॉ और स्पेशल लॉ है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल एटलीस्ट वी शुड हैव सम एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन जनरल एंड स्पेशल, एंड देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप अपने प्रोफेशन में जनरल लॉ और स्पेशल लॉ दोनों ही पढ़ने वाले हैं। तो एटलीस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि सर जनरल कब आएगा, स्पेशल कब आएगा, और जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, जो लॉ हम पढ़ रहे हैं, कि वो जनरल है या फिर वो स्पेशल है। तो एटलीस्ट वो हमें क्या होना, वो पिक्चर हम लोगों को क्लियर होना चाहिए, वो पिक्चर हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे जनरल लॉ किसके रिगार्डिंग है? दैट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ओवर ईच एंड एवरी एक्टिविटी, एंड दैट्स व्हाई द नेम इज सेड टू बी व्हाट, इट्स ए जनरल लॉ। मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट, स्पेशल। सो लॉ which is going to be applicable over the act, or you can say the transaction for which it has been framed। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वो लॉ होगा बेटा जो आप सिर्फ उस एक्टिविटी की बात करेंगे जिसके लिए बनाया जाएगा, जिसके लिए बनाया जाएगा।
और अल्टीमेटली जब आप इस चीज को समझ लेंगे कि सर ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज पे, इसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेबल है, तो आज से हम उस पर्टिकुलर लॉ को हम स्पेशल लॉ की कैटेगरी में रखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव सम आइडिया अबाउट द जनरल एंड स्पेशल लॉ। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, सर जब एक लॉ हर तरीके के ट्रांजेक्शन पे अप्लाई होगा तो जनरल बन जाएगा, लेकिन जब एक लॉ एक स्पेसिफिक नेचर के ट्रांजेक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा तो वो क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम स्पेशल। अच्छा, अब बात ये आती है कि सर एक बात बताओ, आपने अब यहां पे बात बोली, बिल्कुल बोली बेटा, कि सर जो लॉ बना रहे हैं, जो लॉ की बात कर रहे हैं वो जनरल और स्पेशल, और जनरल में आपने बोला कि सर हर एक एक एक्टिविटीज पे अप्लाई होगा। तो क्या ऐसा एक्टिविटी जिसके लिए स्पेशल लॉ बनाया गया और साथ ही साथ जनरल लॉ तो आप बोल ही रहे कि सर वहां पे अप्लाई होगा, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे जनरल और स्पेशल के प्रोविजंस में आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, मतभेद हो जाए कि सर जनरल लॉ में कुछ और लिखा हुआ है, स्पेशल में कुछ और लिखा हुआ है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें क्या करना चाहिए एंड वहां पे क्या होगा। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे ऐसे सिचुएशन आपके सामने रहेंगे बेटा, जहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि दैट विच लॉ इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल, वेदर स्पेशल और यू कैन से जनरल। तो ऐसे सिचुएशन के कंक्लूजन, और यहां पे इंपॉर्टेंट नोट में लिख रहा हूं जो आपको क्या करना है, जस्ट ट्राई टू रिटेन इंपॉर्टेंट नोट। और इंपॉर्टेंट नोट इसी चीज की बात करते हैं बेटा, और वो किसकी बात करते हैं, वेन एवर देर इज एनी contradiction between the provisions of general as well as special law, then in that case provision of special law shall be considered। तो अभी इसका मतलब क्या है बेटा यहां पे, तो इसका मतलब यह है कि सर जिस प्रोविजन में हम कॉन्ट्रडिक्शन की बात करेंगे, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, इट्स ओनली कॉन्ट्रडिक्टरी पार्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर लॉ, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोविजन। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जब आप प्रोविजंस पढ़ रहे हो और यदि वो जनरल और स्पेशल लॉ में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो फिर उस केस में क्या करना है, देन वी जस्ट गिव अ प्रायोरिटी टू दी स्पेशल लॉ प्रोविजन। उस पॉइंट ऑफ टाइम में जनरल लॉ के प्रोविजन को हम कंसिडर नहीं 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 करने वाले, हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसको कंसिडर नहीं करने वाले। सर ऐसा कोई सिचुएशन, अल्टीमेटली जब आपको मैं लॉ पढ़ाऊंगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इस चीज को रेफर करवाऊंगा। अभी आपके सामने यदि मैं एग्जांपल रखूं तो मे भी हो सकता है आपको लगे सर ये अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसको हम कैसे कंसिडर कर लें। तो प्लीज हैव पेशेंस, जब आप जनरल लॉ स्पेशल लॉ दोनों आप पढ़ेंगे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम को अभी दिमाग में चिपका लेना। अभी आपको अपने माइंड में क्या करना, जस्ट पेस्ट इट, यू जस्ट पेस्ट इट, क्योंकि जब मैं आपको डिस्कस करूंगा तो फिर अगेन मैं वहां पे पूछूंगा, अगेन वहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि बेटा ये जो पॉइंट है ये जनरल लॉ का पॉइंट है और ये जो पॉइंट है स्पेशल लॉ का पॉइंट है, एंड यू कैन सी द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन बोथ दी प्रोविजंस, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू गिव अ प्रायोरिटी टू द स्पेशल प्रोविजन ओवर देयर। तो वी आर नॉट गोइंग टू गिव द प्रायोरिटी टू द जनरल प्रोविजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, बिल्कुल समझ में आया। तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट यू जस्ट कीप इट इन माइंड। तो अपने आप में इस प्रोविजन को अपने माइंड में बिठा लो, ये पिक्चर अपने दिमाग में पेस्ट कर लो, चिपका लो बेटा, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगेन ये मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो मैं क्लेरिफाई करूंगा कि सर यू जस्ट सी, और यहां पे आपको डिफरेंस दिखेगा बेटा, वहां पे डिफरेंस दिखेगा। तो ये था किसके रिगार्डिंग कहानी, ये था जनरल एंड स्पेशल लॉ क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस की हमने बात की, उसकी रेलेवेंसी की बात की, और जहां कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम किसकी बात करेंगे। तो ये था बेसिक पॉइंट। आगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको इस चीज के रिगार्डिंग मैंने चाहा मैं so this is my opinion कि at least we should have some idea about the general and special law over there. So this is my own willingness and जो मैंने आपके सामने रखा, and definitely
और भी बहुत सारी चीजें आगे जाके जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप चीजें पढ़ते रहेंगे, तो डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली गेट द लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एटलीस्ट हम लोगों के लिए एक ओवरव्यू, एक आइडिया होना चाहिए था जनरल स्पेशल लॉ, वो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सो अब टॉपिक जो मैं यहाँ पे टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, सो दैट इज ऑल अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्ट 1872 में बनाया गया, और ये 1872 से लेकर अभी तक ये लॉ एज इट इज हमारे ऊपर क्या हो रहा है, कैरी ऑन हो रहा है, एज इट इज हमारे ऊपर ये क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो टर्म है उसमें एक वर्ड देखो, इंडियन इज न, ये किसके लिए, हमारे लिए बनाया गया। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल अबाउट व्हाट, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। अभी मैं लॉ स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्ट। अभी मैं एक्ट स्टार्ट नहीं करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द टर्म एंड विच इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर हम एक्ट के बारे में कुछ बातें यहां पे करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए एक स्पेसिफिक टर्म है एंड विच इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट। तो वी जस्ट डू वन थिंग, पहले हम लोगों को एक ऑर्डिनरी सेंस में, एक जनरल, एक लेमन सेंस में व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू गो थ्रू द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एटलीस्ट आम आदमी, मैंगो पीपल आपसे यदि पूछता है कि सर बेटा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जरा बताएंगे, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट की बात करोगे एंड उसको समझाना पड़ेगा ऑर्डिनरी में, ऑर्डिनरी सेंस में। बट व्हाई, क्योंकि रीजन में प्रोफेशनली हम यदि उसको लॉ की जो लैंग्वेज हम उसको यदि एक्सप्लेन करेंगे, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, उसको ऐसा लगेगा कालाक्षर भैंस बराबर। तो अल्टीमेटली हमें उसको क्या करना है, हम लोगों को उसको लेमैन, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी बिल्कुल जनरल टर्म में हमें बताना पड़ेगा कि भाई साहब इधर आइए और आपको हम बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एंड जब बोलोगे भाई साहब आप ये सोचो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है, तो अल्टीमेटली उसको समझ में आएगा, समझ में आएगा। एंड जब उसको समझ में आएगा कि वाह क्या बात है बेटा, आपने तो बहुत अच्छे समझा दिया कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल हमारा काम है लॉ को पढ़ना और समझना, एंड उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन आम लोगों को, मैंगो पीपल को समझाना कि बेसिक टर्म में लॉ होता क्या है, और बेसिक टर्म में हर एक लॉ की प्रोविजंस है क्या, और वो क्या कहना चाहता है। सर आप कैसे बोलते हो कि लॉ कहना चाहता, लॉ खुद बोलता तो है नहीं बेटा। लॉ एक्चुअली क्या है ना, बोलता नहीं है, बट उसके जो वर्ड्स होते हैं ना, एक एक टर्म्स होते हैं, उसके जो प्रोविजंस होते हैं ना, वो अपने आप में क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेटमेंट, एंड वो स्टेटमेंट किसने बोला है, लॉ मेकर ने तो बोला है। एंड वही चीज तो हमें समझाना है, इसलिए बार बार क्या बोलते हैं, जो लॉ कहना चाहता है। एंड लॉ इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द लॉ मेकर, कि लॉ मेकर क्या कहना चाहते हैं, अल्टीमेटली हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो हैव we have a term and which is none other than contract. So you can see here we have a provision. What is contract? अब इसकी बात करते हैं। तो पहले हम लोग जनरल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली बेसिक लेमन टर्म में समझेंगे, एंड उसके बाद लीगल टर्म क्या कहता है हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो एज वी नो दैट कॉन्ट्रैक्ट, द वर्ड, अब इसका मतलब द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट generally means contact, and contact is all about what, that is connectivity between greater than equals to two person. So please concentrate on the term. Yes sir, the term contract is nothing, it's all about the contact. And contact कब होता है बेटा, क्योंकि contact बेटा कब होगा बेटा, contact के लिए we need at least two person. तो जब दो लोगों में कनेक्टिविटी की बात करते, जब एक कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो उसको नाम क्या दिया जाता है, दैट टर्म इज टू बी व्हाट, इट्स कॉन्ट्रैक्ट. तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द टर्म, प्लीज you just written the term, whenever we talks about the term contract, तो in layman its basic term हम उसको क्या बोलेंगे, contact बोलते हैं, और contact is nothing, it's all about the connectivity. बट जब आप कनेक्टिविटी की बात करते हैं दो लोगों के बीच में, तो डेफिनेटली इस कनेक्टिविटी का कोई ना कोई पर्पस होगा, फॉर certain
purpose, or you can say the objective. क्योंकि बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, बिना किसी पर्पस के हम कनेक्टिविटी की बात नहीं करेंगे. हर एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप कनेक्टिविटी के टर्म की बात करोगे तो प्लीज रिटेन द टर्म कि सर देयर मस्ट बी सर्टेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सच कनेक्टिविटी, बिहाइंड सच कनेक्टिविटी. So I'm just going to give an example and then we'll definitely understand the entire term of the contract. Let's say for example, अब हम example की बात करते हैं. We have two person. Here we have one person, Mr. X, and here we have a second, and ये है बेटा Y. Mr. X ये क्या है? ओनर है बेटा, ओनर ऑफ कार. तो भाई साहब के पास एक कार है एंड अब ये चाहते हैं, इस कार को क्या चाहते हैं बेटा? वॉन्ट्स टू सेल, वॉन्ट्स टू सेल. ये बेचना चाहते हैं एट द रेट ऑफ रुपीज 5 लाख. 5 लाख रुपए में ये अपने कार को बेचने की बात कर रहे हैं कि भाइयों कोई है आप में से जो इस कार को खरीदना चाहेगा. तो अल्टीमेटली इन्होंने ये बात वाई के सामने रखी एंड वाई के सामने यहां पे एक्स ने बोला दैट आई वांट टू सेल माय कार. तो इसका मतलब है जब ये बात अपनी विलिंगनेस इन्होंने किसके सामने प्रेजेंट की? वाई के सामने. एंड वाई ने यहां से क्या दिया बेटा? रिप्लाई दिया, रिप्लाई. और रिप्लाई ये दिया दैट आई वांट टू परचेज इट एट द रेट ऑफ रुपीज 4 लाख. तो एक्स ने कहा मैं 5 लाख रुपए में कार बेचना चाहता हूं. वही कहते हैं सर देखो ऐसा है कि मैं आपको 4 लाख रुपए पे करूंगा, आप सहमत हो तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं. लेकिन इन दोनों के बीच में जो ना तेरी ना मेरी, ना तेरा ना मेरा फाइनल जो डील हुआ कि भाई साहब ना आपका ना मेरा, छोड़ो मिट्टी डालो इस पे, ना तेरा ना मेरा, क्या तेरा क्या मेरा, क्या तेरा क्या मेरा, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे. तो बोला एक काम करते हैं, एक फाइनल कंक्लूजन की बात करेंगे. और फाइनल कंक्लूजन कि ना तेरा ना मेरा, सर 4,50,000 की बात करते. तो फाइनली 4,50,000 में दोनों ही पार्टी क्या हो गए बेटा? एग्रीड हो गए. तो ये बताओ क्या अब इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी माना जाएगा या नहीं? तो सर इन दोनों के बीच में क्या है? एक कनेक्टिविटी. इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हो गया बेटा. और इसी कनेक्टिविटी को मैंने नाम किया दिया, अभी लीगल टर्म में नहीं ना बिल्कुल भी नहीं. इस दोनों की कनेक्टिविटी को मैंने क्या नाम दिया बेटा? इसी को मैंने कहा कॉन्टैक्ट. और यही कॉन्टैक्ट आगे जाके क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. यही आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि सर देयर मस्ट बी 2 पर्सन. एंड यहां पे एक बात बताओ क्या 2 पर्सन है ही नहीं है? सर ये हो गया फर्स्ट पार्टी, इट्स अ फर्स्ट पार्टी. एंड ये आपका क्या हो गया बेटा? इट्स अ सेकेंड पार्टी. बोलो बेटा क्या हो गया बेटा? यहां पे ये सेकेंड पार्टी हो गया बेटा. समझ में आया बेटा? बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया सर, बिल्कुल सही सही पकड़े बिल्कुल. तो ये हो गया. सो हियर वी हैव अ फर्स्ट पार्टी एंड वी हैव अ सेकंड पार्टी. नेक्स्ट पार्ट सर कहां ऑब्जेक्टिव कहां है बेटा? ऑब्जेक्टिव है ना बेटा, ये रहा कार. तो कार बेचना और कार खरीदना ये ऑब्जेक्टिव हो गया. तो इसका मतलब है यहां पे इस पूरे सहमति में, पूरे एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट को हिंदी में सहमति बोलते हैं बेटा. तो एक बात होता है यहां पे जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव और पर्पस, वो पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? तो उसका ऑब्जेक्टिव और पर्पस सिंपल है, बाइंग एंड सेलिंग कार एट द रेट ऑफ रुपीज 4.5 लाख. ये हो गया. और जब आप कनेक्टिविटी की बात करोगे तो हर कनेक्टिविटी में, हर कॉन्टैक्ट में हम किसकी बात करते हैं कि सर दैट पर्टिकुलर. अब ये जो एग्रीड हुआ बेटा, इस एग्रीड से जनरेट क्या होगा? राइट्स. राइट की बात करेंगे और एग्रीड होते ही क्या होगा? ऑब्लिगेशन की बात करते हैं. यस. और अब इस केस में जो राइट है
वो सिंपल पहले सर एक्स का क्या राइट है, तो बेटा एक्स का राइट क्या है बेटा यहां पे, गेट rupees 4.5 lakh and what about the right of you can say the y, तो इसका मतलब है सर y का राइट है get the car, yes get car। सर ऑब्लिगेशन क्या है भाई साहब, x की ऑब्लिगेशन की बात करें तो सर यहां पे मिस्टर x इट्स डिलीवर द कार, ये होगी इसकी ऑब्लिगेशन। और एट द सेम टाइम वाई की ऑब्लिगेशन की बात की जाए, सो व्हाट अबाउट द ऑब्लिगेशन ऑफ द वाई, टू मेक द पेमेंट, टू मेक द पेमेंट ऑफ रुपीज 4.5 लाख, यस। तो ये हो गया यहां पे राइट्स और ऑब्लिगेशन, क्योंकि हर कनेक्टिविटी में हर कॉन्ट्रैक्ट में इन जनरल हमें याद रखना है कि सर राइट and obligation will definitely be there, and right and obligation of only on one party, answer is no, right and obligation of both the parties over there। तो एक पार्टी की बात नहीं करेंगे, दोनों पार्टी की बात करेंगे बेटा, कि राइट भी दोनों की होने वाली है एंड ऑब्लिगेशन भी दोनों की होने वाली है। सो दिस इज नॉन एज, और दिस इज बेसिकली कंसिडर्ड एज कनेक्टिविटी। अच्छा, अब इसमें इसको कॉन्ट्रैक्ट कैसे हम टर्म देते हैं, तो अभी हम लोग यदि बात करें तो एक बात समझ में आ गई सर, कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द कनेक्टिविटी। अब देखो इस केस में, अब देखो इस केस में आगे और कैसे आता है सर। अब आप ये बताओ, यदि यदि इफ मिस्टर एक्स fails to fails to deliver the car, then in that case Mr. Y can file a suit against Mr. X. In the same manner, if Mr. Y fails to make the payment, then X having right to file a suit। तो अब इसका मतलब है कि सर दोनों पार्टी के पास एक ऑटोमेटिकली एक समहाउ कहने के हम राइट प्रोवाइड करने की बात करते हैं, एंड विच इज नॉट बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ द वन ऑफ द पार्टी, इट्स बिकॉज ऑफ द लॉ। एंड ये बोला गया कि दोनों पार्टी को अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। और यदि दोनों में से कोई भी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली जो नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। और अब वो एक्शन का मतलब है सूट फाइल होगा, सूट फाइल होगा, सूट फाइल होगा। एंड अब जब वो एक्शन कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में उस एक्शन को एंटरटेन कर लिया गया, तो इसका मतलब है कि सर आज से हमारे बीच में एक वैलिड नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि जो आपने प्रॉमिस किया कि अल्टीमेटली आपको प्रॉमिस फुलफिल करना चाहिए था, और यदि आप नहीं करेंगे तो आई कैन टेक एक्शन अगेंस्ट यू एंड डेफिनेटली आई विल सी इन कोर्ट, आई विल सी यू इन कोर्ट, आई विल सी यू इन कोर्ट। तो इसका मतलब है दिस इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट आज के बाद आम आम जनता को, आम लोगों को क्या समझाना है कि भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, एक कनेक्टिविटी, एक कनेक्टिविटी की बात करते हैं। एंड जहां पे एक पार्टी प्रॉमिस करता है दूसरी पार्टी से, एंड दूसरा पार्टी रिटर्न में भी कुछ प्रॉमिस करता है, एंड दोनों ही पार्टी के जो प्रॉमिसेस हैं वो एक दूसरे के लिए राइट एंड ऑब्लिगेशन की बात करेंगे, एंड उसी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को हम यहाँ पे कंसिडर यदि करें तो आज से वो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो ये बात थी एक ऑर्डिनरी सेंस में, एक जनरल सेंस में कि सर कहां पे किस वे में हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो एक बात बताओ, इसी बात पे यदि मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूं, इसी बात पे कंक्लूजन यदि मैं लिखूं यहां पे कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, यस, तो उसको अलग कलर से लिख देते हैं सो दैट आप लोगों के लिए रिटन रहे कंक्लूजन। एंड क्या है क्या बेटा, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स an agreement between greater than equals to two person which creates and defines right
as well as obligation for each others, and such right and obligation, if enforceable, और इन्फोर्सेबल का मतलब होता है बेटा इंप्लीमेंटेबल, किसी चीज को इंप्लीमेंट करना बाय लॉ, देन इट इज सेड टू बी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी को आज से हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल अबाउट आपसी सहमति। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल अबाउट व्हाट? इट्स a right as well as the obligation. Contract is all about what? Enforcement of such right and obligation. So this is all about the contract. Yes, agreement that will definitely leads to the rights and obligation, and वो right and obligation क्या है और किसका क्या right होगा और किसकी क्या obligation होगी, तो इन्हीं सभी बातों को मिला दिया जाए बेटा, तो this will be known as contract. तो आई होप कॉन्ट्रैक्ट टर्म किसको बोला जाता है ये आप लोगों को एक जनरल टर्म में समझ में आ गया होगा। अभी मैंने एक्ट की बात नहीं की, अभी मैंने एक ऑर्डिनरी सेंस में मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली होता क्या है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं, तो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। जब आप कोई भी लॉ पढ़ते हो, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड समझ लिया, अब उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, इन ऑर्डर टू रेगुलेट, इन ऑर्डर टू मॉनिटर, इन ऑर्डर टू चेक कि सर जितने भी लोगों के बीच में कनेक्टिविटी प्रॉपर वे में हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो प्रॉपर वे में कैरी ऑन करने के लिए सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए, सर्टेन उसके प्रिंसिपल्स होने चाहिए, सर्टेन उसके रूल्स होने चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रख के एक लॉ बनाया गया, एंड विच इज नथिंग, इट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये एक एक्ट, एक लॉ का पार्ट होता है, एंड ये लॉ बनाया गया। अब जितने भी हम लॉ पढ़ते हैं, अब जो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब हम लोग इसके रिगार्डिंग बात करते हैं बेटा, तो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। अगेन इस एक्ट में क्या होने वाला है, नंबर ऑफ सेक्शंस होने वाले, नंबर ऑफ, क्योंकि हर एक एक एक्ट में नंबर ऑफ सेक्शंस की बात करते हैं। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, हम लोगों को सेक्शन 1 एंड सेक्शन नंबर 2 हर एक्ट में आपको पढ़ना चाहिए, और हर एक्ट में सेक्शन 1 एंड 2 क्या होता है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव। लेकिन जो मैं यहां पे मैं डिस्कस करूंगा उसके ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग, रेस्ट ऑफ द लॉ आप जितने भी पढ़ेंगे, जितने भी एक्ट आप पढ़ने वाले हैं, सब में आपको सेक्शन 1 एंड सेक्शन नंबर 2 का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम रहेगा। तो नंबर ऑफ सेक्शन, एंड ऑलवेज कमेंस फ्रॉम सेक्शन नंबर, यू कैन सी द 1, तो हमेशा वो सेक्शन नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो हियर वी हैव इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन नंबर 1 ऑफ ICA 1872। तो 1872 जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, अब इसके रिगार्डिंग आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ सबसेक्शन सेक्शन नंबर 1, बेग योर पार्डन, अभी हम सेक्शन की बात कर रहे हैं एंड सेक्शन नंबर 1 के रिगार्डिंग। तो सेक्शन नंबर 1 में बेटा हम लोग बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में तीन बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन नंबर 1 टॉक्स अबाउट द थ्री डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, और वो तीन एलिमेंट क्या क्या है? नंबर 1 शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल। दूसरा क्या होता है सेक्शन नंबर 1 में? दूसरा होता है बेटा कमेंसमेंट, और तीसरा क्या होता है? एक्सटेंट। ये तीन बातें सेक्शन 1 में आपको दिखेगा। चाहे आप कोई भी एक्ट उठाओगे, जितने भी एक्ट हम पढ़ने वाले, वेदर इट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एंड आगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बाद आप आगे फ्यूचर में कंपनीज एक्ट पढ़ो, या फिर कोई भी आप एक्ट पढ़ते हैं, तो सेक्शन नंबर 1 में जो मैं यहां पे बात करूंगा, तो जनरली आपको हर एक्ट में सेक्शन नंबर 1 में वही प्रोविजन आपको दिखेगा।
तो सर क्या सेक्शन 1 में क्या प्रोविजन है? तो बेसिकली 3 वर्ड की बात करते हैं, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंट। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। तो शॉर्ट टाइटल इज नथिंग, इट मींस नेम ऑफ द एक्ट। तो एक्ट तो क्या है? एक्ट एक कानून है, लेकिन जो कानून है, जो लॉ है, उसका एक्चुअली नाम क्या रखा गया है? तो जो एक लॉ बनाया गया है वो अल्टीमेटली एक एक्टिविटी के, एक पर्पस के लिए बनाया गया है, लेकिन उस लॉ का कोई तो नाम होना चाहिए, उसकी खुद की कोई आइडेंटिफिकेशन तो होनी चाहिए कि लोग उसको किस नाम से जानेंगे, तो एटलीस्ट हमें वो पता होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव अ टर्म, यू कैन से द वर्ड, इट्स बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट्स बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये था सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 में फर्स्ट इंटरप्रिटेशन विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, और यहां पे नेम ऑफ द एक्ट में, जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं? इट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये हो गया नेम ऑफ द एक्ट। ईयर भी लिख लेते हैं सर, इस ईयर में बनाया गया। नो वरीज अबाउट दिट। मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे मूव करते हैं सर। सेकेंड सबसेक्शन 1 में आपका, बेग यू पार्डन, सेक्शन नंबर 1 में अब किसकी बात करेंगे? तो फर्स्ट पार्ट में हो गया सर शॉर्ट टाइटल, एंड सेकेंड पॉइंट इट्स ऑल अबाउट द कमेंसमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? पहले हम वो मतलब लिखते हैं। इट मींस द डेट, or you can say the day on and from which the act become applicable। तो जहां से ये एक्ट क्या होता है हमारे ऊपर? अप्लाई होता है। तो दैट्स व्हाई द टर्म इज टू व्हाट, इट्स द एक्ट बिकम एप्लीकेबल। अब यहां पे ऑल्सो नॉन एज, इसको एक और नाम देते हैं, इफेक्टिव डेट। सो दिस विल ऑल्सो बी नॉन एज इफेक्टिव डेट। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात ही ली हमने, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपका था बेटा फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। तो इसका मतलब है सर फर्स्ट डे ऑफ सितंबर से हम लोग एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करते आ रहे हैं एंड एक पर्टिकुलर लॉ की बात कर रहे हैं, एंड विच इज नन अदर देन, यू कैन से द वर्ड, इट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सर क्या फर्स्ट डे ऑफ सितंबर पे लॉ अप्लाई रहेगा या फिर सेकंड ऑनवर्ड्स? बेटा यहां पे लिखा है डे ऑन एंड फ्रॉम, एंड हियर वी हैव अ टर्म ऑन। ऑन का मतलब है दैट डे इटसेल्फ बी देयर। तो इसका मतलब उस डे को भी वहां पे इंक्लूड करके चलना है, उस डे को भी कंसिडर करके चलना है। सो दैट्स व्हाई वी हैव अ टर्म ऑफ, यू कैन से द इफेक्टिव डेट, एंड इट्स फ्रॉम फर्स्ट डे इटसेल्फ बी अ पार्ट ऑफ द, यू कैन से द इफेक्टिव डेट। तो फर्स्ट डे उसका पार्ट माना जाएगा, एंड दैट्स व्हाई हियर वी हैव अ कमेंसमेंट। तो ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पे आते हैं। थर्ड, एंड दैट इज ऑल अबाउट द एक्सटेंट। सो इट मींस एरिया, दैट इज, अभी हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल टर्म की। ऑफ एप्लीकेबिलिटी, सो इट्स एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी। एंड एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है? ऑल्सो नॉन एज जुरिस्डिक्शन। कि सर इस एक्ट का जो दायरा है वो एरिया के अकॉर्डिंगली वो दायरा क्या होगा? क्या ये पूरे ऑल ओवर कंट्री पे अप्लाई होता है, या फिर कोई एक ऐसा स्टेट है जिसके ऊपर ये हम जम्मू एंड कश्मीर की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात हम नहीं करेंगे और करेंगे? तो बेसिकली एक ही नाम आता है बार बार, और वो एक नाम आता है बेटा जम्मू एंड कश्मीर। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, ऑलरेडी आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिश हो चुका है। उसके कुछ प्रोविजंस, उसके जो मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस थे, जो रेलेवेंट प्रोविजन थे, ऑलरेडी एबॉलिश हो चुका है। एंड पहले जम्मू एंड कश्मीर पे बेसिकली हम लॉस की एप्लीकेबिलिटी की बात नहीं करते थे। कई सारे लॉज जो सेंट्रल लॉज होते थे बेटा, जो सेंट्रल लॉज होते, जो सेंट्रल लेवल पे बनाए जाते थे, तो अल्टीमेटली वो जनरली क्या होता था, वो लॉ अप्लाई नहीं होता था, वो लॉ अप्लाई नहीं होता था।
सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जम्मू एंड कश्मीर को हम एक स्पेशल कैटेगरी में रखते थे, एक स्पेशल स्टेटस में रखा जाता था। एंड वो स्पेशल कैटेगरी और स्टेटस वो कहां से था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से था बेटा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर 370 की बेसिस पे, और आर्टिकल 370 एबॉलिश होते ही जम्मू एंड कश्मीर जस्ट लाइक यू कैन से द अदर पार्ट ऑफ द एरिया, जो इंडिया का अदर पार्ट है, वैसे ही समहाउ कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि जम्मू एंड कश्मीर पहले हम एक स्टेट कंसिडर करते थे, बट अब वो यूनियन टेरिटरी का पार्ट बन गया। एंड दो सेगमेंट में जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड किया गया। जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख को सेपरेट एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, एंड जम्मू एंड कश्मीर एक खुद में क्या हो गया, एक यूनियन टेरिटरीज कंसिडर किया जा रहा है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि अब आपको, लेकिन अभी जो एक्ट में लिखा हुआ है हमें उसके अकॉर्डिंगली ही पढ़ना है। अभी जो एक्ट में लिखा है हमें उसके अकॉर्डिंगली जाना है, हम अपने दिमाग को ज्यादा नहीं दौड़ाने वाले। तो दिमाग के जो घोड़े उसको शांत रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, मैंने आपको वो रीजन बता दिए कि जम्मू एंड कश्मीर पे ये पर्टिकुलर लॉ बेसिकली पहले का प्रोविजन क्या था, लेकिन आर्टिकल 370 का जो एस्पेक्ट है वो अल्टीमेटली अब जितने भी लॉस की बात करते हैं तो हम उसको नॉर्मली अदर पार्ट ऑफ द कंट्री की जैसा ही ट्रीट करेंगे, अनटिलनेस जब तक लॉ मेकर खुद ये ना लिखे कि इस पार्ट ऑफ टेरिटरीज में, इस पार्ट ऑफ द एरिया में ये लॉ नहीं अप्लाई होगा। तो इसका मतलब है अभी के लिए हम सिंपल मान के चलते हैं बेटा कि जो हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं, सो एप्लीकेबल ओवर होल ऑफ इंडिया, और जैसा भी स्टेटमेंट एक्ट में लिखा है एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंगली मैंने बताया कि अब जितने भी लॉज हैं वो जम्मू एंड कश्मीर पे कॉमनली एप्लीकेबल होंगे। हाँ, लेकिन अब इस लॉ को अप्लाई करना या नहीं करना, इट्स अप टू द गवर्नमेंट। एंड गवर्नमेंट इस एक्ट में क्या करने वाले, अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट करके प्रोविजन क्या होगा, यहां से हटा दिया जाएगा और सीधा वर्ड आएगा होल ऑफ इंडिया। जैसे आप आगे जाके कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, तो जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं किसी भी लेवल पे, तो वहां पे आता है हमेशा होल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है जब भी टर्म होल ऑफ इंडिया रहे तो इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर विल ऑटोमेटिकली बी पार्ट ऑफ द होल ऑफ इंडिया। एंड जहां पे जम्मू एंड कश्मीर को एक्सक्लूड करना है तो डेफिनेटली वहां पे क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि सर ये जम्मू एंड कश्मीर पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं 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 होने वाला है। तो वो मेंशन्ड होगा, वो प्रॉपरली उसको लिखा जाएगा। तो हम बात करेंगे कि सर नाउ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन शैल नॉट बी एप्लीकेबल ओवर जम्मू एंड कश्मीर, तो वो लिखा जाएगा। तो ये था सेक्शन 1 की इंटरप्रिटेशन, जो हम लोगों को क्या करना है, वी जस्ट ट्राई टू रिटेन। तो सेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट द थ्री स्पेसिफिक एलिमेंट: शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंड। शॉर्ट टाइटल, नेम ऑफ द एक्ट; एक्सटेंड, इट्स ऑल अबाउट द, यू कैन से द इफेक्टिव डेट; एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट द, यू कैन से द टाइम, डे एंड टाइम, कब से लॉ अप्लाई हुआ। थर्ड पार्ट एक्सटेंड, एक्सटेंड इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द जुरिसडिक्शन, एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी। तो ओवरऑल ये आपका सेक्शन 1। अब चाहे आप कोई भी एक्ट पढ़ोगे, हर एक्ट में यही तीन टर्म आपको दिखेगा: शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने इसका लिया, तो अल्टीमेटली जो एक्ट पढ़ेंगे आप उसको यहाँ पे लगा देना, उसको आप यहाँ पे कंसिडर कर लेना, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो पार्ट सबसेक्शन आपका सेक्शन नंबर 1 का उस एक्ट के लिए बन जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि हर एक्ट में सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट द शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड ओवर देयर। हाँ, इन सम एक्ट सेपरेट प्रोविजन ऑफ एप्लीकेबिलिटी कैन बी देयर, एंड जैसे यहाँ पे मैंने ज्योग्राफिकल लिखा है तो अदर एस्पेक्ट कैन बी देयर। तो वो आप जैसे जैसे एक्ट पढ़ोगे तो आपको वैसे वैसे समझ में आएगा। तो अभी हमने इंटरप्रिटेशन सेक्शन नंबर 1 की पढ़ ली। अच्छा, अब सेक्शन 2 की इंटरप्रिटेशन की मैं बात करूं। सेक्शन नंबर 2 इंटरप्रिटेशन। तो पहले ये दोनों सेक्शन की इंटरप्रिटेशन आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन 2 में लिखा होगा बेटा, सेक्शन 2 कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है, दैट इज सेक्शन 2 कंसिस्ट ऑफ मीनिंग ऑफ वेरियस वर्ड which is going to be which is going to repeat again and again in the act। तो जब कोई भी वर्ड
बार बार अगेन एंड अगेन क्या होता है बेटा, रिपीट होता है। और हर एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, उस वर्ड का मतलब, उस वर्ड का मीनिंग सेम होता है। तो बार बार उसको डिफाइन नहीं किया जाता, उस बार बार उस वर्ड के मीनिंग को हर जगह नहीं रखा जाता है। तो उस वर्ड के बारे में सब कुछ कहां पे लिखा जाता है, वो सेक्शन नंबर 2 में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर एच। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर एच में डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग होगा, ये सेक्शन 2 क्लॉज एच में लिखा है। तो अब एक बात हो, तो जब आप हम सेक्शन नंबर मान लेते हैं 42 पढ़ रहे होंगे, और 42 में वर्ड क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्ट आ गया। मान लो फिर हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं 58 में, हम लोग पढ़ रहे हैं और फिर से वर्ड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आ गया। और इन दोनों वर्ड को यहां पे क्या नहीं कर रखा है, नॉट डिफाइंड। यहां पे भी क्या नहीं है आपका, नॉट डिफाइंड। तो अब इस वर्ड के मीनिंग के लिए, सो कंसीडर द डेफिनेशन एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर एच। तो इसका मतलब है यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट और यहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है, लेकिन यहां पे डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों ही पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मीनिंग है बेटा, मीनिंग वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और वो सेम मीनिंग कहां से आएगा, वो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर एच से आएगा। तो जहां जहां पे भी इस तरीके से वर्ड कॉन्ट्रैक्ट 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 आते जाए और यदि उस वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, तो वी जस्ट डू वन थिंग, वी जस्ट गेट द मीनिंग, एंड वो मीनिंग कहां से लिया जाएगा बेटा, सेक्शन नंबर 2। और इसीलिए इसीलिए सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन होते हैं बेटा, तो इसीलिए हम लोग सेक्शन 2 में जितनी भी डेफिनेशन है, तो इसका मतलब ये सब के सब क्या नाम देते हैं इसको, नॉन एज जनरल डेफिनेशन और कॉमन डेफिनेशन। और ऐसा क्यों, क्योंकि सर पूरे एक्ट में इस वर्ड का जो मीनिंग है वो हर एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम रहेगा। बट अब ट्विस्ट है, अब एक ट्विस्ट की बात करते हैं, अब वो ट्विस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सर मान लो सेक्शन हम 75 पढ़ रहे हैं, दिस इज ओनली एन एग्जांपल, इट्स हाइपोथेटिकल पॉइंट। अपने प्रिज्यूम मत करना 75 में ऐसा है, मैं आपको बोल रहा हूं मान लो, वी जस्ट प्रिज्यूम यहां पे एक वर्ड आया है, और वो वर्ड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस वर्ड को यहां पे क्या कर दिया गया है, डिफाइंड इन दिस सेक्शन। तो क्या अब इस केस में जब यहां डिफाइंड हो गया, तो क्या इस केस में अब इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोगों को क्या कंसिडर करना है, सो नंबर 1, वेदर द मीनिंग of section number 2 clause number H is going to be considered। तो क्या भाई और बहनों इसको कंसिडर किया जाएगा, या फिर और मीनिंग एज स्पेसिफाइड in section number 75 itself shall be considered। तो कौन से लिया जाएगा, तो बेटा सेक्शन 2 नहीं, इस बार जो सेक्शन 75 में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिफाइंड है, हमें उसको ही फॉलो कर रहे हैं। और आज के बाद इसको नाम क्या देंगे, स्पेशल और स्पेसिफिक डेफिनेशन। और इसके बाद ये सेक्शन, ये जो आपका डेफिनेशन 75 में है, ये कहीं और अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये वाला डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ 75 के लिए रखा गया। क्योंकि 75 में हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट को हमें अलग तरीके से पढ़ने की रिक्वायरमेंट हुई, और जब हमें उसको अलग तरीके से पढ़ने की रिक्वायरमेंट हुई, तो हमें उसको अलग तरीके से समझना पड़ेगा। और अलग तरीके से समझने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू डिफाइन इन सेक्शन नंबर 75 इटसेल्फ। तो आज के बाद याद रखना, सर दो कैटेगरी के डेफिनेशन हम लॉ में पढ़ने वाले हैं।
एक होगा जनरल डेफिनेशन, एक होगा स्पेशल डेफिनेशन। सेक्शन 2 में जितनी भी डेफिनेशन है वो सबके सब जनरल डेफिनेशन का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि हर जगह पे जहां जहां पे वर्ड आएगा और यदि वो वर्ड डिफाइंड नहीं किया गया है तो सेक्शन 2 से ही हमें फॉलो करना है। तो पूरे एक एक प्लेस के लिए, एक एक जगह के लिए वो सेक्शन क्या बन जाएगा, वो एक जनरल डेफिनेशन का पार्ट बन जाएगा। और यदि किसी सेक्शन में उसको सेपरेटली एक्सप्लेन किया गया है, सेपरेटली बताया गया, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू कंसीडर इट सेपरेटली। एंड जब हम उसको सेपरेटली कंसीडर करेंगे तो आज से वो क्या बन जाएगा, स्पेशल 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 डेफिनेशन ओवर देयर। तो ये था पहले सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 की इंटरप्रिटेशन। तो बिफोर गोइंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द पार्ट, एटलीस्ट वी शुड हैव सम आइडिया अबाउट द सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2, एंड वी हैव अ टर्म एंड इट्स बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट अभी लॉ में क्या लिखा है वो तो पढ़ेंगे, बट एक लेमन पर्सन के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये हमने एक्सप्लेन यहां पे समझने की कोशिश की। एंड आई होप आप लोगों को वो टर्म समझ में आया भी होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम फर्दर कैरी ऑन करते हैं टॉपिक। बट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, यहां तक का जो प्रोविजन था बेटा वो बेसिकली एक हम लोगों को एक बेसिक एस्पेक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से पहले हमें कुछ उससे रिलेटेड टर्म्स हमें पता होने चाहिए थे, एंड जिसमें से एक टर्म आपका कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि जो लॉ बनाया गया वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाया गया है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, सो दैट इज ऑल अबाउट द कनेक्टिविटी, एंड उसी कनेक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करेंगे, एंड वो टर्म्स एंड कंडीशंस एक के लिए एक लॉ बनाया जाता है, एंड विच इज नन अदर देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड फिर हमने सेक्शन 1 एंड 2 की बात की। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आएगा, तो उसके आगे, उसके रिगार्डिंग आगे हम उसके अकॉर्डिंगली कैरी ऑन करते हैं। देखो ये टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, और हम लोगों को एक एक पॉइंट पे क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली ही कॉन्सेंट्रेट करना है। सो आगे के लिए उसके अकॉर्डिंगली हम लोग टॉपिक को कैरी ऑन करने वाले हैं। तो टिल दैट पीरियड आई आई रियली होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। एंड जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसका समहाउ कहने के हर एक एक चैप्टर का अपना एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, तो उस ऑब्जेक्टिव को पहले समझना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूं, यहीं पे वाइंड अप करता हूं, एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे बेटा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।